हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शीश चौधरी फिर से अपने इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि देख रहे हैं दोस्त, हमारी प्रॉपर क्लास चल रही है यानी मैं बोला था क्लास 10th तक की, लेकिन आपकी डिमांड थी, आप कह रहे थे कि सर आप 11th और 12th की भी क्लास चलाइए। तो मैं आपके डिमांड की वजह से भैया 11th की क्लास और 12th की क्लास भी प्रॉपर हमारी लाइव चलती है। उसकी मैथ की क्लास चलती है हमारी 2 बजे, प्रांशु सर पढ़ाते हैं। फिजिक्स की क्लास चलती है हमारी 3 बजे, हमारे मुकेश सर पढ़ाते हैं। और जल्द ही मैं ये कहूँगा, आपको बताऊँगा कि हमारी इंग्लिश की भी क्लासें कल से स्टार्ट हो जाएंगी। जब इंग्लिश की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारे बच्चों को कहीं पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अब वो आएंगे हमारे चैनल से, पूरी विषय की कंप्लीट तैयारी करेंगे। मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे मेरे कि एक सवाल, लाजवाब सवाल लिखा है, लेकिन बच्चे इससे डर जाते हैं। मैं अपनी बात कर दूं तो मैं कक्षा 10 में रियल नंबर पढ़ा रहा था, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं के 1.2 तक मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और ये 1.2 का प्रश्न भी है, वो भी 5वां। अब 4था तक भाई मैं वीडियो बना चुका हूं और अच्छे समझाने का प्रयास किया हूं। आप अगर भाई नए हैं तो जाइए पहले पुरानी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद नई वीडियो देखिए, क्योंकि अगर आप अभी से ये वीडियो देख लेंगे तो आपको भाई समझ में नहीं आएगी और आप कहेंगे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, भला कहेंगे, बुरा कहेंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं भाई, पहले मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, फिर अगर आपको ना समझ में आए तब मुझे कमेंट कीजिए। मेरे बोर्ड पे आपको लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब आपको ये सवाल काफ़ी हर टीचर कराता है, लेकिन ललनी तरीकों से कराता है। तो भाई मैं जो बताऊंगा वो आपको एकदम पेवर कह रहा हूं कि वास्तविक संख्याएं मैं कुछ ही यानी 1 से 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा, उसके बाद इतना अच्छा टॉपिक यानी ट्रिग्नोमेट्री मैं पढ़ाऊंगा। फिर मुझे अभी तक कुछ नहीं पढ़ाना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे हम अपनी पकड़ बना लेंगे, क्योंकि पेपर भी नज़दीक हमारे आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जनवरी में जहां तक है आप लोगों का क्लास 10 का पेपर हो जाएगा। तो भाई आप लोग अभी अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भाई अभी से लग के तैयारी कर लें, अन्यथा तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाएगा और आप फिर वही देखेंगे, वीडियो में जाएंगे यूट्यूब पे और 10-12 लेक्चर रहेगी तो आप भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं भाई कह रहा हूँ कि अभी हमारी शुरू ही क्लास हुई है, तो आप आराम से आइए और क्लास का एंजॉय कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। आइए हम आते हैं इस प्रश्न की ओर। हर बच्चे को लगता है ये कठिन प्रश्न है, लेकिन मैं एकदम इजी तरीके से बताने वाला हूं, जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलने वाला है। तो भाई वीडियो को जिसको आता है वो मुझसे पहले कर देगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले कमेंट कर देगा। अगर जिसको नहीं आता है तो भाई मेरे यहाँ पे देख लेना और मैं उसको बताने का अच्छे से प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन। अब अगर मैं इसकी हल की बात कर लूँ, देखिए अब इसकी हल की बात करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये प्रश्न भाई जैसा है वैसा लगेगा नहीं, लेकिन ये हल्का थ्योरेटिकल है। तो इसको पहले हम थ्योरी समझ लेते कि ये किस थ्योरी से लगेगा या किस थ्योरी से नहीं लगेगा। मैं आपको बताऊं, अगर देखूं ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए भाई 12 है, अगर मैं 12 का गुणनखंड करूं, क्या करूं दोस्त, गुणनखंड, तो भाई 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो ऐसे लिख दूंगा 3 चौक 12 और एक या तो लिख दूंगा 6 दूनी 12, यही तो लिख सकता हूं दोस्त। अगर आप बताइए इससे अलग आप अगर लिख ले रहे हो तो मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। भाई या तो 3 चौक 12 कर सकते हैं या 6 दूनी 12 कर सकते हैं, भाई इतना ही कर पाएंगे ना। अब अगर इतना हम कर ले रहे हैं, यानी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 6 के घाते n है। अब 6 के घाते n है तो हमें भाई कैसे हम समझ पाएं कि ये हमारा सवाल ऐसे लगेगा। भाई गुणनखंड करना है और सवाल में कहीं प्रूव नहीं, कहीं लिखा नहीं, तो भैया जो सवाल आएगा वो हल्का नहीं रहेगा। और ये
1.2 प्रश्नावली का सबसे अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यही बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब जैसे 12 का खंड कर ले, 14 का खंड कर ले, किसी भी संख्या का आप खंड करें भाई, जो 2 खंडों में टूट जाए वही हमारा 0 पे समाप्त होगा। जब 2 खंडों में, और ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 खंडों में न टूटे। जैसे अगर मैं 3 की बात कर लूँ तो 3 1 के 3 होता है, 5 की बात कर लूँ तो 5 1 के 5 होता है। लेकिन देखिए 3 1 के 3 3 तो नहीं कट रहा है, लेकिन 12 का मैं आसानी से कर रहा हूँ। 3 चौक 12 और 6 दूनी 12। देखिए अब इस सवाल की हम बात कर लेते हैं। आइए दोस्त, हम इस सवाल की बात कर लेते हैं कि यह सवाल वास्तव में है क्या। देखिए एकदम आसानी से हम सॉल्व कराएंगे। आपको लिखना क्या है, जिस संख्याओं के आभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। देखिए दोस्त, इस पॉइंट को अगर आपने याद कर लिया तो ये भैया हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है एकदम आसानी से। कोई भी तनिक भी दिक्कत नहीं पड़ेगा, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हमें दिया कितना है भैया, 6 n लिख लीजिए। अब ये बताइए दोस्त, अब 6n को मैं क्या लिख सकता हूं, यानी 6 का, अभी जैसे मैं 12 का आपको खंड करके बताया था ना कि 3 चौक 12 या 6 दूनी 12, तो भैया क्या मैं 2 को ऐसे 6 को ये नहीं लिख सकता हूं, 2 तिहाई 6 की घाते n लिख सकता हूं ना दोस्त। बताइए भाई, अगर जिसको समझ में ना आए भाई कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए तो आना चाहिए। देखिए अब मैं क्या 2 को यही तो लिख दूंगा भाई, 2 तिहाई 6 और घाते n है, घाते n कर दिया। अब ये बताइए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 के घाते n और भैया 3 के घाते n, लिख सकता हूं या नहीं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। लेकिन भैया आपने कहा कि सर आपने तो ये बता दिया, लेकिन आप भैया ये देखिए, जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में अंक 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अब तो भैया यहाँ पे हमें क्या मिला भैया, 2 तो मिल गया, मिला ना। अब 2 मिल गया, झमेला फंसा 5 पे। झमेला कहाँ फंसा? 5 पे। अब भैया जब 5 नहीं मिल रहा है तो हम कैसे बता दें कि भैया ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है? आप खुद ही बताइए। जब आपकी एक थ्योरी में लिखा दिया और उस थ्योरी में साफ साफ लिखा हूं कि जिस संख्या में 2 व 5 भाई होना चाहिए तो होना चाहिए बस। अब भैया यहाँ पे 2 मिल गया और 5 नहीं मिल रहा है, 5 की जगह पे 3 है, तो ये संख्या क्या हम कह सकते दोस्त, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। क्या कहेंगे? ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती क्योंकि इसमें 2 की पावर n है लेकिन कि 5 के पावर n नहीं है। बताइए भाई किस किस को समझ में नहीं आया? देखिएगा, लिख लीजिएगा आप कॉपी पे, लिखिएगा क्या कि 6 की पावर n में 2 की पावर n है, परंतु 5 की पावर n नहीं है। इसलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं
होगा। बताइए भैया, ये आपका क्वेश्चन था और ये मेरा, यानी सवाल भारी भरकम लेकिन आंसर हलवा। आप बस समझेंगे तभी हलवा लग पाएगा। इस सवाल में मैं क्या कर दिया भाई, कुछ इसमें किया नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझाया और उसी कंसेप्ट में मैं सवाल को फोड़ दिया। तो आप भी फोड़ेंगे लेकिन आपको समय लगेगा, मुझे तो फोड़ना आता है। तो आइए फिर से हम चलते हैं अपने, ये रहा हमारा कितना था सवाल दोस्त, ये था 5वां और मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ 4था तक, अब 5वां है। अब मैं अपने फिर 6वें क्वेश्चन को देखूंगा। पहले मैं चाहूँगा इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं अपना 6वां क्वेश्चन देखता हूँ। जल्दी से नोट करें भाई। देखिए ये रहा दोस्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा है कि भैया व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, फिर उसके बाद लिखा है और फिर लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाई अब भाज्य संख्या की बात आ गई। अब ये बताइए आप लोग, जब आपको भैया भाज्य संख्या नहीं पता रहेगा तो कैसे कर ले जाएंगे सवाल, खुद ही आप सोचिए। जब भैया आपकी नींव नहीं मजबूत रहेगी तो आप सवाल कैसे कर ले जाएंगे। तो भाई मैं आपको सबसे इतना मतलब मैं बेस से बताऊंगा कि आपको कहीं भी तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब भाज्य संख्या की बात कर लेता हूं, यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनकी कम से कम 2 या 2 से अधिक उसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएं। क्या हो जाए दोस्त, 2 या 2 से जिसके जिस संख्या की अभाज्य गुणनखंड हो जाएं उसी को हम भैया भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्लियर हुआ? मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर भी हो गया होगा। यानी भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड हो जाए उसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं, और जो संख्या 2 या 2 से अधिक गुणनखंड न हो उसे हम भाज्य संख्याएं नहीं कहते हैं। यानी उसी को हम कहेंगे जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं उसी को हम भाज्य कहेंगे, अन्यथा किसी को भी भाज्य नहीं कहेंगे। अब देखिए बहुत पॉपुलर सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन आता है बोर्ड में, भैया इसको लगा दिए ट्रिपल डायमंड। अब देखिए अब आपको यह सवाल दिखा, आपने कहा ये आपने कभी 11th कभी की मैं बात कर दिया, आप अभी 10th में हैं, जब 11th में जाएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे फैक्टोरियल। अब जब फैक्टोरियल पढ़ेंगे भाई तो मैं हल्की हल्की आपको बात बता देते, क्योंकि जो आता है भाई मैं उसको बताता हूं। अब फैक्टोरियल की बात कर लेता हूं। जैसे फैक्टोरियल का चिन्ह देखो दोस्त ऐसे होता है, यानी फैक्टोरियल 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होता है हमारा जैसे 1 फैक्टोरियल है, और फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा होता है ऐसे। अब जैसे 1 फैक्टोरियल की बात कर लूं, यानी अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात कर लूं तो 1 फैक्टोरियल का मान 1 फैक्टोरियल ही आएगा। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात कर लूं ऐसे तो इसके यानी घटते क्रम में मैं लिख दूंगा, यानी 2 गुणे 1 तो हो जाएगा क्या भैया 2। अब 3 की बात कर लूं तो हो जाएगा क्या 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी 2 3 6 1 के 6। ऐसे फैक्टोरियल निकाला जाता है, और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है। तो आप समझ जाइए ये भैया फैक्टोरियल ही लिखा है, यानी 6 गुणे 5 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब हमें बताना है भाई ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हम देखते हैं कि भाज्य संख्याएं ये क्यों हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्त, देखिए इस संख्या को उतार लीजिए पहले भाई, 7 गुणे 13 11 गुणे 13 प्लस 13, यही तो लिखा है ना दोस्त। हाँ भाई यही लिखा है। अब ये बताइए भैया हमें यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है, बताइए भाई हमें साफ दिख रहा है ना कि भैया 13 2 बार है या नहीं। भाई आपको अगर ना पकड़ पाए कॉमन ना जान पाए तो मैं आपको एक ही चीज सजेशन करना चाहूंगा कि भैया जो डबल हो वही कॉमन है,
इसमें 13 कितने बार है? 2 बार। 7 कितनी बार है? 1 बार। 11 कितनी बार है? 1 बार। तो भैया इसमें कॉमन क्या है भाई? 13 2 बार है तो 13 को हम लिख लेंगे और 13 को कॉमन ले लेंगे। तो भैया 13 को कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 7 गुणे 11। अब ये बताइए 13 को जब हम कॉमन ले ही लिए तो भैया 13 के यानी 1 हो गया और ये 13 फिर है तो भैया प्लस 1, क्योंकि भैया 13 कॉमन लिया हूं ना, तो 13 जब कॉमन लिया हूं तो भैया कॉमन हो गया तो 1 ही तो बचेगा। अब देखिए 13 कर दीजिए, आप कहिए 11 सते 77, 11 सते 77 प्लस 1। अब बताइए भैया 13 गुणे 78 बन रहा है या नहीं? अब ये बताइए भैया क्या ये जो लिखा है भाज्य संख्याएं जो मैं बताया हूं कि भैया जब 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएं उसी को भाज्य कहते हैं। भैया 2 से अधिक हो गया कि नहीं? 2 है या नहीं? अब आप ये बताइए भैया कि जब 2 हो गए तो इसको हम कहेंगे कि ये भाज्य संख्या है। लिखिएगा आप कि यह भाज्य संख्या है। इसी तरह हम इसको देख लेते हैं, ये एकदम नन्हा सा सवाल है, देख लेते हैं। नोट करते रहिए भाई, आप लोग नोट करते रहिए। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर दिया करें। देखिए भैया अब आप यहां देखिए भैया 7 कितनी बार है? कितनी बार है? 1 बार। 6 कितनी बार है? 1 बार। लेकिन भैया हमें दिखा क्या? 5 यहां भी है, 5 यहां भी है या नहीं? अब जब हमें दिख गया और हमें कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है भैया, 4 भी 1 बार है, 3 भी 1 बार है, 2 भी 1 बार है, 1 भी 1 बार है, तो भैया हमें दिख गया ना कि भैया कॉमन 5 हमें मिल रहा है। तो भैया 5 को हम बाहर ले लेंगे। ये लीजिए भैया 7 गुणे क्या है 6, 5 तो अपना बाहर ही आ गया तो यानी 1 बचेगा। तो फिर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 है ना, और 5 को कॉमन नहीं लिया तो भैया प्लस का 1 हो गया नहीं? अब ये बताइए भैया 5 अब गुणा करिए भैया इतने का, तुरंत करिए, यानी 6 सते 42, फिर 42 में 4 का कीजिए, फिर 3 का कीजिए, फिर 2 का कीजिए, फिर 1 का कीजिए और जितना आए भैया 1 जोड़ दीजिए। क्या भैया? जितना आए 1 जोड़ दीजिए, तुरंत करिए। देखिए इसका आएगा भैया क्या? 1008 प्लस 1। भाई गुणा कर लीजिए आप, क्योंकि मैं भाई गुणा करके रखा हूं तो यहां लिख दिया हूं, आप गुणा करेंगे। देखिए अब 1008 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या भैया? 5 गुणे, यही होगा ना भैया? अब देखिए ये भी भैया 2 खंडों में हो गया या नहीं? हाँ भैया 2 खंडों में हो गया। तो भैया ये भी क्या है? यहां भी भाज्य संख्या है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आएंगे अपने नेट सवाल पे और नेट सवाल भी इसी उम्मीद से बताएंगे और आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए भैया सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैं इसको क्या बताऊं, मुझे बताने लायक है ही नहीं। इतना डायमंड है, इतना डायमंड है। 1.2 में अगर इसको आपने कर लिया तो समझो 1.1 पढ़ना आपका संभव हो गया। इतना डायमंड क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले इसको लगाइए डायमंड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने में बच्चे भाई डर जाते हैं और देखते हैं और बाप रे इतना बड़ा सवाल। दोस्त बड़ा है लेकिन आंसर 1 लाइन में है। कब? जब मुझसे आप समझ लेंगे तब। अन्यथा हर भाई YouTube में कई लोग पढ़े हैं, कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो आपको टेक्निक बताऊंगा भैया कोई नहीं बताने वाला, कोई बताएगा ही नहीं ये टेक्निक। अब समझ लीजिए कि ऐसा ये क्वेश्चन है और इतना इंपॉर्टेंट है कि आप तुलना भी नहीं कर सकते कि इतना इंपॉर्टेंट है। 1.2 का सबसे अच्छा प्रश्न है। तो
तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अच्छे से बेहतरीन से सॉल्व करेंगे और आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपना सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है दोस्त? एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भैया सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखिए लाजवाब क्वेश्चन है भैया। अगर देखिएगा तो एक इशारों में समझा के चला जाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा लिखा है भैया, किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए भैया ये मेरा क्या है? वृत्ताकार एक पथ है। देखिए अब भाई अगर मैं कहूं यहां से सोनिया है, एक का नाम है क्या? सोनिया, और एक का नाम है क्या? रवि। इसको मैं थोड़ा हल्का छोटा बना देता हूं। देखिए मान लीजिए ये मेरा क्या है? एक वृत्ताकार पथ है, और ये क्या है भैया? सोनिया है, और एक है क्या? रवि। अब देखिए भैया, अब ये एक वृत्ताकार पथ है और ये वृत्ताकार पथ हो भी गया। अब आप ये बताइए भैया, अगर भाई मैं कहता हूं रवि यहां से चक्कर लगा रहा है, तो आप जब यहां से पूरा इधर आएगा, पूरा घूमेगा, यहां आएगा, तभी तो भैया एक चक्कर पूरा होगा ना, कि भैया यहां पे पूरा हो जाएगा ना। जहां से स्टार्ट करेगा वहीं अगर फिर जाएगा तो रवि का एक चक्कर हो जाएगा और सोनिया का भी एक चक्कर हो जाएगा। लेकिन भैया कहा है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यहां से वे दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। भैया इधर रवि भी जा रहा है, इधर सोनिया भी जा रहा है। बस आप समझने का प्रयास कीजिए, आंसर 2 लाइन का है, बस समझ लीजिए। बस एक ही दिशा में जाते हैं, लेकिन भैया सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्या भैया? सोनिया को कितने लगते हैं? 18 मिनट। ये है भैया सोनिया, 18 मिनट लगता है। अब भैया रवि हैं, तो भैया रवि तो रेसर हैं, तो 12 मिनट में ही पूरा कर ले रहे हैं एक चक्कर। ले लीजिए भैया, इन्हें 12 मिनट लगता है। अब ये कह रहा है हमारा सवाल कि सोनिया और रवि कितनी मतलब कब पुनः यहीं पे ये प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, ये हमारा सवाल है। अब देखिए ये मेरी क्या है? ये तो रफ का कार्य है। अगर मैं मानूं जैसे कि माना सोनिया द्वारा चक्कर लगाए x, माना रवि द्वारा चक्कर लगाए गए y, तो ये बहुत लंबी सवाल बन जाएगा और हमें सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताऊंगा और एकदम जो पेपर में लिखा जाएगा मैं वही बताऊंगा, मैं फर्जी बात नहीं बताऊंगा। तो देखिए अगर जैसा यहाँ पे हम देखें कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब मान लीजिए कि रवि भैया बहुत तेजी से दौड़ता है और रवि आया यहाँ से और यहाँ एक चक्कर पूरा कर ले, लेकिन सोनिया भैया यहीं पे है एक चक्कर में। फिर रवि आ गया, फिर यहाँ जब रवि आया तो भैया रवि का तो दूसरा चक्कर पूरा हो गया, लेकिन सोनिया अब आई है यहाँ। तो भैया किसी ना किसी समय पे मिलेंगी ना वो। अब भैया दोनों एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए वो भाई बहन हैं, तो भैया 1 घंटा दौड़ेंगे, 2 घंटा दौड़ेंगे, 3 घंटा दौड़ेंगे। भाई ये नहीं हमें सवाल में पूछा है कि रवि कितना जल्दी पूरा कर लेगा या सोनिया कितनी देर में पूरा करेगा। हमें बस पूछा है कि रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर किस समय पे मिलेंगे। मैं ये मान के काम कर रहा हूँ कि 1 घंटा वो रनिंग किए हैं। तो भैया ये नहीं पूछा कि भैया रवि तो भाई 12 मिनट में पूरा करता है लेकिन सोनिया 18 मिनट में पूरी करती है। तो हमें ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा भैया प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, वे पुनः मिलेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि 1 घंटा तक दौड़े,
लेकिन भैया रवि ज़्यादा चक्कर लगाएगा क्योंकि 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में, और सोनिया हमारी 18 मिनट लेती है। सोनिया 18 मिनट लेती है। अब देखिए सवाल तो यही था लेकिन आंसर हलवा है, हलवा। देखिए अब ये सब झंझट आपको बाजी कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से देखिए भैया, ये हमारा रहा क्या, रफ्कार था सब। अब मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में लिखा जाएगा जैसे वो मैं बताऊंगा। भाई 1 घंटा बाद मिलेंगे रवि और सोनिया, तो भैया दोनों को समय उतना ही लगा ना। ये थोड़ा पूछा है कि भैया रवि फास्ट दौड़ रहा है तो वो तो मुझे भी दिख रहा है कि रवि तेज दौड़ रहा है, लेकिन ये नहीं पूछा है। दोनों को एक समान, मतलब दोनों एक ही समय मिलते हैं, 1 घंटा बाद दोनों एक ही समय पे मिल जाते हैं। देखिए इस तरह का सवाल जब आ जाएगा तो आप एक विधि अपनाइएगा भैया, क्या कहाँ है भैया, 18 और 12, इसका हम क्या कहेंगे भैया, गुणनखंड। भैया लीजिए 12 और 18 गुणनखंड करना तो भैया हर बंदा जानता है। 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 3, अब 3 नहीं कटेगा तो 3 1 3। अब यहाँ से देखिए फिर 2 से काटेंगे तो 9 दूना 18 और 3 त्रिकाई 9 और 3 1 3। भाई इतना सवाल था लेकिन भैया इतना घुमाया कि समझ में हमारे नहीं आया। तो देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 12 को यही लिख सकता हूँ ना भैया, 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1, क्योंकि भैया 2 2 बार है और 3 1 बार है। और इसी तरह मैं 18 को क्या लिख दूंगा भैया, कमेंट करते रहिए जहां ना समझ में आए। कहीं आपको अगर दिक्कत आ रही है भैया तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। अब देखिए मैं 12 को 2 के घाते 2 इंटू 3 की घाते 1 और 18 को ऐसे लिख सकता हूं। आहा भैया आ गया मेरा मान, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। देखिए अब मैं क्या इसका न्यूनतम मान लूंगा भैया, क्या न्यूनतम मान। जब भैया HCF और LCM मैं आपको बता रहा था तो बताया था ना कि न्यूनतम मान लिया जाता है। तो भैया इसमें क्या है, ये 1 ही बार है, ये भी 1 बार है, और ये 2 बार है, ये 2 बार है। तो भैया न्यूनतम मान लेंगे ना। तो मैं LCM अगर ज्ञात करूं तो मैं क्या लिखता था भैया, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यही लिखता था। लेकिन ये अब कहिए भैया ये क्यों नहीं लिखे, मैं बता रहा हूं भैया न्यूनतम मान लिया जाता है, भैया न्यूनतम मान लिया जाता है। काहे इसमें परेशान हैं आप। देखिए अब मैं क्या कर दूंगा भैया, 2 का यानी 2 इंटू 2, ये ऐसे ही तो लिखा है दोस्त, और ये 3 इंटू 3, भैया 2 दूनी 4, तो भैया 4 और 3 त्रिकाई 9, तो भैया क्या 9 चौक 36, भैया क्या है मिनट था ना। ये लीजिए, यानी रवि लिखेगा अंत पॉइंट में, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं बोले दे रहा हूं आपको, लिखेगा कि अतः रवि और सोनिया प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर पुनः मिलेंगे। कितने मिनट पे दोस्त, 36 मिनट पे रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए भैया क्या क्वेश्चन था, क्या इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आंसर ये है भैया, है इसमें कुछ नहीं दोस्त। बस आपको अगर समझ गए तो आ जाएगा, अगर नहीं समझ पाए हैं तो नहीं आ पाएगा। तो मैं दोस्त आपको कुछ मोटिवेट पॉइंट बोलना चाहूंगा कि मंजिल तो तेरी यहीं तक थी, पर वक्त गुजर गया आते आते, जो तुम्हें पूरे YouTube चैनल वालों ने नहीं सिखा पाया होगा, मैंने तुम्हें सिखा दिया जाते जाते सिखाया या नहीं दोस्त। अब हमारा होगा भैया वीडियो अंत। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पे रियल नंबर के साथ, फिर भी धूम धड़ाका मचाएंगे। √3 को सिद्ध करेंगे, √5 को सिद्ध करेंगे, √2 को सिद्ध करेंगे। ये सब प्रश्न भैया 5 नंबर में आते हैं और ये सब छोड़ देते हैं बच्चे। डर लगता है कि √5 को कैसे हम सिद्ध करें, लेकिन मैं आपको ऐसे टेक्निक बताऊंगा कि आपको अगर जोड़ भी ना आए, घटाना भी ना आए, तो आप भी सवाल कर ले जाएंगे। एकदम इजी तरीके से बताने वाला हूं। तो भाई
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी प्रॉपर क्लास चलती रहती है, आप लाइव में एंजॉय कीजिए और अच्छे से मजा कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर भाई ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही हमारा पूरा वीडियो और हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देने होती है तो हम टेलीग्राम पे अपना सेंड करते हैं। हमारा टेलीग्राम का नाम है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस, जो हमारा चैनल है वही हमारा टेलीग्राम है। तो ठीक है दोस्त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।